तो हेलो गाइस एंड हाय एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं इंडियस 36 जो कि बात करते हैं इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट को हम डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन भी कहते हैं या फिर रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है इम्पेयरमेंट में क्या होता है ना, बैलेंस शीट में आपकी जो एसेट आ रही होगी ना उसका कैरिंग अमाउंट मतलब जो बुक वैल्यू है वो ज़्यादा है रिकवरेबल अमाउंट से, मतलब कैरिंग अमाउंट इज़ मोर दैन द रिकवरेबल अमाउंट। मतलब कि जो आपकी एसेट है उसकी वैल्यू आपने बैलेंस शीट में ज़्यादा दिखा के रखा है, तो आपने जितना ज़्यादा दिखा के रखा है आपको उसको कम करना पड़ता है इम्पेयरमेंट लॉस से। तो कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट का जो भी डिफरेंस होगा ना वो क्या होगा, आपका इम्पेयरमेंट लॉस होगा। और उससे जो है आपको कैरिंग अमाउंट को क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है, बुक वैल्यू को कम करना पड़ता है। कम करने के बाद आपका रिवाइज कैरिंग अमाउंट जो है वो आ जाता है। तो एज़ पर इंडियस 36 इम्पेयरमेंट का मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट। इसको हम डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन भी कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। कैरिंग अमाउंट सपोज 10 लाख का है, मतलब और आपका जो रिकवरेबल अमाउंट है वो है 8 लाख का। बुक में आपने दिखा के रखा है एसेट को 10 लाख का, बट एक्चुअल में उसकी वैल्यू कितनी 8 लाख। तो दोनों का जो डिफरेंस है ना वो आपका इम्पेयरमेंट लॉस हो जाएगा। इम्पेयरमेंट लॉस मतलब 2 लाख से कैरिंग अमाउंट को कम करेंगे तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट भी आ जाएगा। तो बच्चों इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो आपका कैसे आता है, कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। मेरे साथ बोलिए, कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। अब देखिए कैरिंग अमाउंट जो है वो आपके पास मतलब आप जो है वो कैसे देखिए क्वेश्चन में आपको ओरिजिनल कॉस्ट जो है वो दी हुई होगी, उसमें से आपको माइनस करना डेप्रिसिएशन, तो आपके पास कैरिंग अमाउंट जो है बुक वैल्यू जो है वो आ जाएगी। लेकिन रिकवरेबल अमाउंट जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए आप दो चीज़ को क्या करना पड़ता है, कंपेयर करना पड़ता है। रिकवरेबल अमाउंट के लिए आपको दो चीज़ को कैलकुलेट करना पड़ता है। पहला आपका वैल्यू इन एस यूज़ और दूसरा आपका नेट सेलिंग प्राइस। इन दोनों में से जो भी सबसे हायर होगा वो बनता है आपका रिकवरेबल अमाउंट। वैल्यू इन यूज़ जो है वो हम कैसे निकाल लेंगे, क्वेश्चन में कैश फ्लो गिवन होगा उसका पीवी कर देना है आपको। क्वेश्चन में क्या होगा, आपके पास कैश फ्लो गिवन है उसका पीवी कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू इन यूज़। देखो आप किसी भी एसेट को यूज़ करते हो तो फ्यूचर में उससे क्या होता है, आपका कैश फ्लो होता है, तो उसका क्या करना है, आपको डिस्काउंटिंग करना है, पीवी करना है, तो वैल्यू इन यूज़ आ जाएगा। नेट सेलिंग प्राइस का मतलब अगर आज आप उस एसेट को मार्केट में बेचोगे तो वो कितने में बिकेगा, दैट इज कॉल्ड नेट सेलिंग प्राइस। एक चीज़ याद रखना, वैल्यू इन यूज़ में आपको सैल्वेज वैल्यू भी कंसिडर करना है। कैश फ्लो के साथ आपको सैल्वेज जो वैल्यू है वो भी कंसिडर करना है। सैल्वेज वैल्यू को हम रेसिडियल वैल्यू भी कहते हैं। नेट सेलिंग प्राइस जो है वो हम कैसे निकालते हैं, जो भी आपका एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस होगा, मतलब जो भी आपका सेलिंग प्राइस होगा एक्सपेक्टेड, उसमें से माइनस करेंगे कि उस एसेट को बेचने के लिए आपने कितना खर्चा किया। जैसे एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू सेल द एसेट, मतलब जो भी सेलिंग प्राइस होगी उसमें से माइनस करेंगे उस एसेट को बेचने के लिए आपने और कितना खर्च किया, उसको माइनस करेंगे तो आपका नेट सेलिंग प्राइस। नेट सेलिंग प्राइस को हम क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। मेरे साथ बोले, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। इसके जनरल एंट्री जो है इम्पेयरमेंट लॉस की, दो जनरल एंट्री होती है। देखो बच्चों, लॉस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, तो इम्पेयरमेंट लॉस का भी कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट। और यहाँ पे हम एसेट की वैल्यू कम कर रहे हैं, एसेट की वैल्यू कम करेंगे तो कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट करेंगे उसको, एसेट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट, और लॉस को हम कहाँ पे भेजेंगे, कहाँ पे राइट ऑफ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इम्पेयरमेंट लॉस। अगर मैं स्टेप की बात करूँ तो स्टेप नंबर 1 आपको कैलकुलेट करना है कैरिंग अमाउंट। स्टेप नंबर 2 रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करना है, जो कि होता है आपका वैल्यू इन यूज्ड और नेट सेलिंग प्राइस विच एवर इज हायर। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में आपको इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो कैसे कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करो आप, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, जो कि आपका कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। स्टेप नंबर 4 में आपको जनरल एंट्री जो है वो पास करना है, जो कि अभी मैंने आपको बताया था, जो कि है इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इम्पेयरमेंट लॉस। उसके बाद बच्चों हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, जो कि है रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। क्या इम्पेयरमेंट लॉस को रिवर्स किया जा सकता है, आंसर इज यस, बट एक लिमिट तक। एक एग्जांपल देखते हैं। देखो ओरिजिनल कॉस्ट जो है एसेट की वो है 10 लाख, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी है, 10 लाख की। ठीक है, यहाँ पे कोई भी सैल्वेज वैल्यू नहीं है, एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू इज नील एट द एंड ऑफ द 10th ईयर। अब रिकवरेबल अमाउंट गिवन है 2 बार, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर के एंड में कितनी वैल्यू है, 6 लाख, और थर्ड ईयर के एंड में कितनी वैल्यू है, 9 लाख। ठीक है, अब कैलकुलेट करने को बोल रहा है, कैलकुलेट द अलाउड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस विच इज़ अलाउड एज पर इंडिया 36। इंडिया 36 के अकॉर्डिंग कितना रिवर्सल जो है इम्पेयरमेंट लॉस का अलाउड है वो आपको बताना है। अब देखिए, रिवर्सल तो आप बाद में करोगे, मेरे साथ बोलिए, रिवर्सल तो हम बाद में करेंगे, पहले हम इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि हम नॉर्मली कैलकुलेट करते आ रहे हैं। कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर करेंगे, इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो कॉस्ट गिवन है वो है आपका 10 लाख, और यहाँ पे जो रिकवरेबल अमाउंट गिवन है वो है
6 लाख, लेकिन वो गिवन है आपको फर्स्ट ईयर के एंड में, मतलब आपको 1 साल का डेप्रिसिएशन जो है वो आपको माइनस करना है ओरिजिनल कॉस्ट से। क्या कैलकुलेट करेंगे, देखो कैरिंग अमाउंट निकालने के लिए क्या कैलकुलेट करेंगे, क्या लेंगे ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। ओरिजिनल कॉस्ट है 10 लाख, 1 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 1 लाख। 1 लाख को माइनस करेंगे, मतलब डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, 9 लाख आ गया आपका कैरिंग अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट है आपका यहाँ पे 6 लाख, 9 लाख 6 लाख, मतलब 3 लाख ज़्यादा दिखा के रखा है तो 3 लाख आपका इम्पेयरमेंट लॉस हो गया। तो देखो जो आपका रिकवरेबल अमाउंट होता है ना वही आपका रिवाइज कैरिंग अमाउंट होता है। मेरे साथ बोलिए, जो आपका रिकवरेबल अमाउंट होता है वही मेरा क्या होता है, रिवाइज कैरिंग अमाउंट। मतलब 3 लाख से कम करेंगे ना इम्पेयरमेंट लॉस को, मतलब इम्पेयरमेंट लॉस क्या करेंगे, 3 लाख से कम करेंगे एसेट को इम्पेयरमेंट लॉस लेके। तो हमारा रिकवरेबल अमाउंट 6 लाख है, तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट भी कितना हो जाएगा मेरा 6 लाख। अब देखिए यहाँ पे जो रिकवरेबल अमाउंट दूसरी बार गिवन है वो गिवन है एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर, जो कि है आपका 9 लाख। तो देखिए 3rd ईयर के एंड में गिवन है, मतलब सेकेंड और 3rd, मतलब 2 साल का आपको डेप्रिसिएशन जो है वो आपको माइनस करना है। तो ओरिजिनल कॉस्ट यहाँ पे हमने देख लिया, तो सेकेंड वाला देखेंगे। सेकेंड और 3rd ईयर का दोनों साल का आपका डेप्रिसिएशन माइनस करना है। रिवाइज कैरिंग अमाउंट 6 लाख माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन 2 साल का। यहाँ पे हम अलग तरीके से निकालें, देखो बच्चों 6 लाख का क्या है रिवाइज कैरिंग अमाउंट, 1 साल का डेप्रिसिएशन लग चुका है, 10 साल टोटल था, तो 9 लाख मतलब 9 ईयर जो है वो बचे हैं, 9 साल बचे हैं, 9 साल से डिवाइड करेंगे, 2 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करना है, तो इसलिए इंटू 2 करेंगे तो ये हमारा निकल गया 2 साल का डेप्रिसिएशन। माइनस कर देंगे तो इतनी हमारी आ जाएगी कैरिंग अमाउंट। और रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितना गिवन है, मतलब रिकवरेबल अमाउंट गिवन है आपका 9 लाख। इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है इतना। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप इतना पूरा रिवर्स कर सकते हो, आंसर इज नो। इंडिया 16 जो है आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वो करता था, वो क्या कहता था कि जितना आपने इम्पेयरमेंट लॉस आपने पहले जितना आपका इम्पेयरमेंट लॉस पहले था उतना आप रिवर्स कर सकते हो। इंडिया 16 में होता था कि जितना पहले इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है उतना आप रिवर्स कर सकते हो, बट इंडिया 36 में 3 लाख रिवर्स नहीं कर सकते हो। इम्पेयरमेंट लॉस पहले कितना था 3 लाख, 3 लाख आप जो है वो आप रिवर्स नहीं कर सकते, अलाउड ही नहीं है। तो इस केस में आप क्या करोगे, इंडिया 36 में आप क्या करोगे, देखो ये मानो कि इम्पेयरमेंट लॉस हुआ ही नहीं, ये मानो कि इम्पेयरमेंट लॉस हुआ ही नहीं, और 3rd ईयर तक आप क्या निकालो, कैरिंग अमाउंट जो है वो निकालो। कैसा आएगा, वेरी सिंपल, 10 लाख आपका था मतलब ओरिजिनल कॉस्ट, 3 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो 3rd ईयर के एंड में इसकी वैल्यू आ जाएगी 60 लाख। क्या आ जाएगी, 60 लाख वैल्यू आ जाएगी। और ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट जो कि हमने ऊपर निकाला था जो कि है 4,66,666। इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, उतना मैक्सिमम रिवर्सल करना अलाउड होता है, उतना क्या होता है, मैक्सिमम रिवर्सल करना अलाउड होता है। ओके बच्चों, ये टॉपिक आप अच्छे से करिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, हो सकता है कि MCQ में आ जाए। थैंक यू।